हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बारी बारी से अपन इन क्वेश्चंस को देखते हैं, डील करते हैं और समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम each of the player of Indian cricket team has been selected by BCCI। BCCI जानते हैं ये क्या है? ये एक संस्था है जो कि क्रिकेट प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है, BCCI। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है पूरा ईच ऑफ से लेकर के BCCI तक। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है पार्ट ए, यहाँ से ईच ऑफ द प्लेयर से लेकर के। दूसरा पार्ट है आपका पार्ट बी, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर के यहाँ तक। और तीसरा पार्ट जो है हैज बीन सिलेक्टेड बाय BCCI, ये आपका तीसरा पार्ट है। और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको नो एरर का। किसका? नो एरर का। मतलब अगर कोई गलती नहीं है इसमें, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आप नो एरर भी आंसर ले सकते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन, ईच ऑफ द प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन सेलेक्टेड बाय BCCI। तो जो हर एक जो प्लेयर है किसका? इंडियन क्रिकेट टीम का, भारतीय क्रिकेट टीम का, वो किसके द्वारा चयन किया गया है? BCCI के द्वारा। किसके द्वारा? BCCI के द्वारा। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया। ईच ऑफ द प्लेयर, जब भी आप एक चीज समझिए, जब भी आपको ईच ऑफ दिखे, क्या दिखे? ईच ऑफ, हर एक। जब भी आपको ईच ऑफ दिखे तो ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है, यहाँ पर देखिए क्या आया हुआ है? प्लेयर आया हुआ है। जब भी ईच ऑफ दिखे और ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। ईच ऑफ द प्लेयर। अब देखो यहाँ पर प्लेयर है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा इसका? प्लेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेयर्स हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एस लगा देंगे। ईच ऑफ द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन सेलेक्टेड बाय BCCI। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम की का जो हर एक खिलाड़ियों किसी तरह चयनित किया गया है BCCI के द्वारा चयनित किया। हर एक किसमें से? प्लेयर्स में से। तो भैया प्लेयर्स प्लूरल है, तभी तो उसमें से अपन हर एक की बात करेंगे। बस आप ये याद रखिए, जब भी आपको ईच ऑफ दिखे सेंटेंस में, तो उसके बाद ईच ऑफ द के बाद क्या लगाना है आपको? प्लूरल नाउन चाहिए। क्या चाहिए आपको? प्लूरल चाहिए, प्लूरल। और यहाँ पे प्लेयर क्या हो गया था? सिंगुलर हो गया था, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन? प्लूरल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लूरल कर देंगे अपन, एस लगा देंगे। कौन से पार्ट में गड़बड़ था? तो पार्ट ए में गड़बड़ था। किसमें गड़बड़ था? तो पार्ट ए में गड़बड़ था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पार्ट ए में गड़बड़ था। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आई लाइक बोथ। आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। आइसक्रीम एंड पिज्जा। आई लाइक बोथ आइसक्रीम एंड पिज्जा, बट नाउ आई वॉन्ट द लेटर। मुझे दोनों पसंद है, आइसक्रीम भी और पिज्जा भी, पर अभी, नाउ, नाउ मतलब क्या हुआ? अभी मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं क्या? द लेटर। अब यहां पर बात करते हैं अपन लेटर का क्या मतलब होता है। देखिए यहां पर लेटर की मैं बात करूं तो तीन प्रकार के लेटर होते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार के लेटर होते हैं। एक ये जो लेटर होता है, इसका मतलब क्या होता है? बाद। क्या होता है? बाद। ये जो है ये हमेशा समय के लिए आता है। किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है? टाइम के लिए। जब मैं बोलूँ 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 5 मिनट बाद, 10 साल बाद, जब मैं ऐसे समय में बाद की बात करूँ तो वहाँ पे क्या आता है आपका? LATER लेटर, 5 years लेटर, 5 months लेटर, 2 weeks लेटर। वहाँ पे कौन सा लेटर आता है? ये वाला। ये जो लेटर है इसका मतलब क्या होता है? पत्र। क्या होता है इसका? पत्र या अक्षर होता है इसका मतलब। तो ये पत्र तो यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ये वाला LATTR लेटर। इसका मतलब क्या होता है? बाद। क्या होता है इसका मतलब? भी बाद होता है। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा? यहाँ पर आएगा ये वाला लेटर। और जब भी ये लेटर आता है तो ये डेफिनिट सेंस देता है। कैसा सेंस दे रहा है? ये डेफिनिट सेंस दे रहा है। और जब भी ये डेफिनिट सेंस देगा तो इसके पहले क्या आएगा? हम आर्टिकल द आता है। और जब भी आर्टिकल द दिख गया तो द के बाद ये वाला लेटर आता है, ना कि ये वाला लेटर। इसका मतलब क्या होता है? बात। आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, आइसक्रीम एंड पिज्जा। तो पहला क्या है? पहले आइसक्रीम लिखा गया है और बाद में दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया? पिज्जा। बट नाउ आई वॉन्ट द लेटर। मुझे दोनों पसंद है, आइसक्रीम और पिज्जा। ये हो गया पहले आइसक्रीम, दूसरा पिज्जा। पर मुझे अभी बाद वाला चाहिए। तो पहले में तो आइसक्रीम था, बाद वाला क्या है? पिज्जा है। तो मुझे दोनों पसंद है, आइसक्रीम एंड पिज्जा, पर मुझे अभी क्या चाहिए? बाद वाला। और बाद वाला क्या है? पिज्जा है। समझे बात को? ये होता है LATTER लेटर। इसका मतलब होता है बाद का। और हमेशा ये डेफिनिट सेंस देता है, किसी निश्चित वस्तु की बात करते हैं वहां पे आता है। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ हो जाएगा? इसके पार्ट सी में। क्या आ जाएगा वहां पे? LATTER। क्या आ जाएगा?
LATTER वाला लेटर आ जाएगा। समझे बात को? आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, I have been teaching in this academy since 9 years. I have been teaching in this academy since 9 years. मैं इस संस्था में पिछले 9 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं, ऐसा इस सेंटेंस में दिया गया है। I have been teaching in this academy since 9 years, मतलब मैं पिछले 9 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं। देखिए जब भी आपको ये दिख जाए, ये हैव बीन, जब भी आपको सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में बीन दिख जाए टेंस में, तो आप समझ लीजिए वो किसका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और चूंकि यहाँ पे हैव है तो हैव आता है प्रेजेंट में, तो ये वाला जो टेंस है किसमें आ जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें आ जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। और आपको पता है कंटिन्यूअस कहीं पर भी आ गया मतलब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, मतलब आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टीच मतलब मेन वर्ब हुआ और आईएनजी लगे मतलब क्या हुआ, उसका फोर्थ फॉर्म हो गया यहाँ पर। इन दिस एकेडमी, कहाँ पर, इस एकेडमी में, है ना, इस अकादमी में। सिंस 9 ईयर्स मतलब कब से, 9 सालों से। कब से, 9 सालों में। अच्छा एक बात बताइए, मैं बोला मैं पिछले 9 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, पर एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बताया था, बताया क्या कि मैंने कब पढ़ाना शुरू किया? नहीं। जब एग्जैक्ट डेट ना पता हो, आपको दिया जाए कि 2 दिन से, पिछले 10 घंटों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 5 सालों से, पिछले 10 महीनों से, पिछले 50 सालों से, पिछले कई घंटों से, ऐसे जब वर्ड दिए जाए, जब आपको एग्जैक्ट काम कब शुरू हुआ वो टाइम ना दिया जाए, तो वहां पे क्या आता है, फॉर आता है। वहां पे क्या आता है, फॉर आता है, ना कि सिंस। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर का आप जरा सा यूज समझ लीजिए। सिंस कहाँ पे अपन लगाते हैं और फॉर कहाँ पे लगाते हैं। सिंस का प्रयोग, देखिए सिंस और फॉर इन दोनों का ही प्रयोग, सिंस और फॉर इन दोनों का ही प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। और दोनों आते हैं किसके लिए, टाइम के लिए। इनके बाद क्या आता है, टाइम आता है। इन दोनों के बाद क्या आता है, टाइम आता है। लेकिन समय, जब किसी काम के शुरू होने का समय पता हो, जब किसी काम के, जब किसी काम के शुरू होने की तिथि ज्ञात हो, काम के शुरू होने की तिथि ज्ञात हो, ज्ञात हो, मतलब मान लीजिए मैंने बोला 5 अक्टूबर, 1 मई, 15 दिसंबर, ठीक है, 12 अप्रैल मैंने कह दिया, 2018, 2005, 2020, 2025, 1998, 1997, 1999, 1992 मैंने ये कह दिया। या फिर मैं कह दूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या मैं कह दूं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ऐसा जब मैं कह दूं तो उनके साथ क्या आता है आपका, सिंस आता है। क्या आता है, सिंस आता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम है। वो क्या है, एग्जैक्ट टाइम है कि काम कब शुरू हुआ। तो जब काम शुरू होने की तिथि ज्ञात हो और वह काम अब भी चल रहा हो, और वह काम अब भी जारी हो, क्या हो, अब भी जारी हो, और वह काम अब भी जारी हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, वो जो काम जिस डेट पे शुरू हुआ था ना, उस डेट के जस्ट पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किससे पहले, उस डेट के जस्ट पहले, ध्यान रखिएगा। जब किसी काम के शुरू होने की निश्चित तिथि पता हो, और उस वो जो काम कभी शुरू हुआ उसकी तिथि पता है, और वो काम अब भी जारी है, अभी बंद नहीं हुआ है, क्या है, वो काम अब भी जारी है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। जैसे आपने दुकान के बाहर देखा होगा, या किसी किसी ब्रांड के सामने आपने लिखा हुआ देखा होगा, सिंस 1970, सिंस 1972, सिंस 1990, सिंस 1947, देखे है ना, मतलब वो चीज तब शुरू हुआ और वो अब भी कंटिन्यूअस में, अभी वो बंद नहीं हुआ है। तो जब किसी काम के, किसी शॉप के, या किसी भी चीज की शुरू होने की तिथि पता हो, और वह काम अब भी कंटिन्यूअस हो, चल रहा हो, चल रहा हो, अभी वो काम बंद ना हुआ हो, तो जो शुरू होने की जो तिथि थी ना, उस तिथि के पहले क्या लगाते हैं अपन, सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर निश्चित तिथि तो पता ही नहीं है ना कि कब हुआ, 2018 में, 15 में, 14 में, 12 में लिया गया है क्या, बस 9 साल बोल दिया गया है। तो वहां पे क्या आएगा आपका, फॉर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉर। तो फॉर कब आता है, फॉर जब किसी काम के शुरू होने की निश्चित तिथि ज्ञात ना हो। क्या ज्ञात ना हो, निश्चित तिथि ज्ञात ना हो, किसी काम के शुरू होने की ज्ञात ना हो। जब किसी काम के शुरू होने की निश्चित तिथि ज्ञात ना हो और वो काम अब भी कंटिन्यूअस में चल रहा है, मतलब आपको पता नहीं कि वो काम 2015 में शुरू हुआ है, कि 14 में, कि सुबह को शुरू हुआ है, कि लास्ट ईयर को शुरू हुआ है, आपको कुछ पता नहीं है।
ठीक है, जब कोई चीज डेट नहीं पता है उस काम के शुरू होने की, बस केवल आपको ये दे दिया गया एक ड्यूरेशन 9 सालों से चल रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। और जब हमको तिथि पता होगा कि 15 अगस्त 1947 से कोई काम शुरू हुआ और वो अब भी चल रहा है, तो वहां पर जो 15 अगस्त सन 1947 है उसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। वो चाहे वो मंथ में दिया हो, चाहे वो डेट में दिया हो, चाहे वो ईयर में दिया हो। अगर केवल 1947 होगा तब भी अपन क्या लगाएंगे, वहां पे सिंस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सिंस है ये गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर, क्योंकि काम कब शुरू हुआ, काम अब भी तो चल रहा है, दोनों में सेम होता है, काम अब भी कंटिन्यूअस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरू होने की जब तिथि पता होगी तो शुरू होने की तिथि के पहले क्या लगेगा, सिंस। लेकिन जब शुरू होने की तिथि पता नहीं है, हम बोल रहे हैं कि 9 सालों से चल रहा है, जारी है ये काम, कहां से, 9 सालों से जारी है, मतलब उसका पढ़ाना, मेरा पढ़ाना इस एकेडमी में 9 सालों से जारी है और अब भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो वहां पे क्या लगाते हैं अपन, फॉर लगाते हैं। जब एग्जैक्ट स्टार्ट होने का टाइम या डेट पता ना हो तो वहां पे फॉर आता है, ना कि सिंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कौन से पार्ट में गड़बड़ है, तो पार्ट सी में गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है, पार्ट सी में गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डिलीवरी मैन डिड मिसचीफ्स in the hotel and for that the owner faced loss। जो डिलीवरी मैन है ना, जो डिलीवरी बॉय है, समझिएगा, जो व्यक्ति जो डिलीवर वगैरह करता है फूड वगैरह को, तो किसी होटल की बात हो रही है, वहां पे एक डिलीवरी मैन है जो कि खाना वगैरह डिलीवर करता है। उसने क्या कर दिया, शरारत कर दिया। मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत करना होता है। मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत करना होता है। कहाँ पे किया, होटल में। और फॉर दैट, उसके वजह से, ठीक है, जो ओनर है होटल का मालिक, उसको नुकसान झेलना पड़ा। क्या झेलना पड़ा, उसको नुकसान झेलना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, यहाँ पर ये देखिए आप, क्या, मिसचीफ। क्या आया हुआ है, मिसचीफ आया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत। क्या होता है, शरारत। ठीक है, यहां पर आपको दो बातें जाननी होंगी नाउन के बारे में। नाउन की जो दो शाखाएं होती है, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ नाउन, द फर्स्ट इज काउंटेबल, द सेकंड इज अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। काउंटेबल नाउन, जैसे कि ये पेन मैं इसको गिन सकता हूं, कैमरा मैं गिन सकता हूं, इस बोर्ड को मैं गिन सकता हूं, इंसानों को मैं गिन सकता हूं, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, पांच व्यक्ति। क्लियर है, पर मैं शरारत को नहीं गिन सकता। समझिएगा, नहीं गिनने से तात्पर्य ये है, अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का एक तरीका बताता हूं। इनफैक्ट मैं आपको 4 तरीके बताता हूं, अगर याद रह पाए तो। अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का 4 तरीका, गिन करके नहीं पहचानना है। अगर आप गिनने में जाएंगे तो फिर आप पैसे को काउंटेबल बोल देंगे, जबकि पैसा तो अनकाउंटेबल होता है, मनी तो अनकाउंटेबल होता है। क्लियर है बात। मैं समझाता हूं आपको कि अनकाउंटेबल नाउन को कैसे पहचानना है, जरा समझिएगा। पहला नियम बताता हूं, ध्यान समझिए। ऐसी चीजों का नाम जो छोटे या बड़े हर शेप और साइज में वही कहलाएं। समझिएगा, मैं बोला अगर मेरे पास 50 का नोट है तो मेरे पास पैसा है कि नहीं है, आई हैव मनी। हाँ, मेरे पास मनी है। मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव मनी। मेरे पास 1 अरब है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव मनी। तो वो 50 रुपए और वो 1 करोड़ रुपए, दोनों के शेप और साइज में अंतर है ना। 50 रुपए तो इतना, एक नोट इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए तो इतने सारे होंगे ना, नोटों की गड्डियां होंगी। तो शेप और साइज दोनों बदला कि नहीं बदला। तो मैं इसको भी क्या कह रहा था, मनी, और मैं इसको भी क्या कह रहा हूं, मनी ही कह रहा हूं। तो जिसको हर शेप और साइज में उसी नाम से जानते हैं वो क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल। क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो क्या हुआ, शरारत, मैंने क्या बोला, शरारत। अब देखो शरारत, तो शरारत, एक छोटी सी शरारत भी शरारत है, एक बड़ी शरारत भी शरारत है। तो उसने क्या किया, शरारत किया। ठीक है, तो शरारत का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ये जो मिसचीफ है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है ये आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी लास्ट में सफिक्स एस या ईएस जोड़ करके, मतलब एस या ईएस प्रत्यय जोड़ करके प्लूरल नहीं बनता है। तो मिसचीफ के साथ आप कभी भी एस नहीं जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मिसचीफ चाहे शायद एक शरारत हो चाहे बहुत सारी शरारतें हो, वो क्या रहेगा, हमेशा मिसचीफ ही रहेगा। क्या रहेगा, मिसचीफ। उसका प्लूरल आप नहीं बना सकते लास्ट में एस या ईएस लगा करके, ध्यान रखिएगा। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लास्ट में एस या ईएस लग करके उसका प्लूरल नहीं बनता है। कौन से पार्ट में गड़बड़ है, तो पार्ट ए में गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है, पार्ट ए में गड़बड़ है। समझ पाए क्वेश्चन नंबर 4 को। आगे बढ़ते हैं अपन, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। When I woke up, I saw that my dog was walking besides the swimming pool। जब मैं सो के उठा तब मैंने देखा कि जो मेरा डॉग है, जो मेरा जो कुत्ता है, वो क्या कर रहा है, वो स्विमिंग पूल के किनारे टहल रहा है। क्या कर रहा है, वो स्विमिंग पूल के किनारे टहल रहा है। When I woke up, जब मैं सो करके उठा। I saw that, मैंने देखा।
माई डॉग वॉज, मेरा जो कुत्ता है वह वॉकिंग बिसाइड्स द स्विमिंग पूल, क्या कर रहा था वो, वॉक कर रहा था, टहल रहा था, किसके बगल में, स्विमिंग पूल के बगल में। डर गया होगा बेचारा, क्योंकि भाई वो कुत्ता स्विमिंग पूल में ना गिर जाए। अगर आप यहाँ पे दो चीजें समझिएगा, एक होता है बिसाइड और एक होता है आपका बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स, जरा ध्यान से देखिए इन्हें। ये जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है बगल में, क्या होता है, बगल में, ठीक है। और ये जो बिसाइड्स होता है इसका मतलब होता है के अलावा, क्या होता है इसका मतलब, के अलावा। तो जरा यहाँ पर देखिए जरा फटाक से, ये दोनों ही क्या है आपके प्रीपोजिशन है, क्या है ये दोनों ही प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, दोनों ही आपके प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, व्हेन आई वोक अप, जब मैं सो के उठा, आई सॉ दैट, मैंने देखा, माई डॉग वॉज वॉकिंग, मेरा जो कुत्ता है वो टहल रहा था, बिसाइड्स द स्विमिंग पूल, मतलब वो स्विमिंग पूल के बगल में ठहर रहा था, किनारे में, या स्विमिंग पूल के अलावा ठहर रहा था, क्या कर रहा था वो, स्विमिंग पूल के अलावा टहल रहा था कि स्विमिंग पूल के बगल में टहल रहा था, तो मेरे हिसाब से तो बगल में टहल रहा था होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड ना कि बिसाइड्स, केवल एस का फर्क है, किसका फर्क है, एस का फर्क है, देखिए दोनों में, ठीक है। यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर एस है, और बस उस एस की वजह से पूरे पूरे वर्ड की मीनिंग बदल जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिसाइड ना कि बिसाइड्स, ध्यान रखिएगा। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ था, पार्ट सी में, क्या आना चाहिए था आपका, यहाँ पे आना था बिसाइड, और आया क्या था, बिसाइड से आया था, जो कि गलत है यहाँ पे। समझे क्वेश्चन नंबर 5 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश एंड नथिंग कैन रिप्लेस इट, जरा इसको पहचानिए, आप खुद इसका एरर बताइए मुझे, चलिए प्रयास कीजिए। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश, नोटिंग है ना, नथिंग कैन रिप्लेस इट, कुछ भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता है, ठीक है। मुझे पसंद है मतलब पसंद है, मेरा मोस्ट फेवरेट है मतलब मोस्ट फेवरेट है। अब यहाँ पे देखिए जरा, राइस एंड करी, राइस एंड करी, आपको पता है एक चीज, जैसे यहाँ पर मैं एक बात बोलूं, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, क्या बोला मैंने, ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है ये दो डिश नहीं है, ये एक ही डिश है, ये क्या है, एक ही डिश है, मतलब ये सिंगुलर है, क्या है ये, सिंगुलर है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर, ये एक ही डिश का नाम है। राइस एंड करी, क्या बोला मैंने, राइस एंड करी, ये दो अलग अलग डिश नहीं है, ये दोनों मिला के एक डिश का नाम है, किसका, एक डिश का, ये भी क्या है आपकी सिंगुलर है, क्या है ये भी आपका सिंगुलर है। राइस एंड करी, अलग से राइस और अलग से करी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूँ राइस एंड करी, जो एक डिश है वो क्या है, मेरा फेवरेट डिश है, और इसको कोई भी बदल नहीं सकता। तो राइस एंड करी ये दोनों क्या है, एक ही है, क्या है ये दोनों एक ही डिश का नाम है, राइस एंड करी, जैसे ब्रेड एंड बटर एक डिश का नाम होता है ना, वैसे ये जो राइस एंड करी है ये एक डिश का नाम है, वो पूरा कंप्लीट डिश का नाम क्या है, राइस एंड करी, क्या नाम है, राइस एंड करी। जैसे ब्रेड एंड बटर एक कंप्लीट डिश का नाम होता है, वैसे राइस एंड करी एक कंप्लीट डिश, सिंगल डिश का नाम है, ये क्या है आपका सिंगुलर है, ये क्या है आपका सिंगुलर, क्योंकि ये एक डिश का नाम है, दो डिश नहीं है इसमें। राइस एंड करी, देखो यहाँ पे डिश बोला गया, तो डिश क्या होता है, कंप्लीट, एक जो कंप्लीट जो भोजन होता है उसको अपन डिश बोलते हैं। तो केवल राइस एक डिश है क्या, नहीं। केवल करी एक डिश है क्या, नहीं। राइस एंड करी जब दोनों मिल जाते हैं तो एक डिश बनता है, और जो राइस एंड करी है वो क्या है, मेरा फेवरेट डिश है, और इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। और जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इनके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए, हाँ कि ना। इनके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी 100% सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जब सिंगुलर है राइस एंड करी, लेकिन इसको आप प्लूरल मान सकते हैं ना, देख करके कैसा लग रहा है, प्लूरल राइस एंड करी, तो दो चीजें आ रही, दो चीजों का नाम आ रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में ये दोनों एक ही है, राइस एंड करी एक कंप्लीट डिश का ही नाम है। तो जब ये सिंगुलर है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब भी इसके बाद सिंगुलर ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश एंड नथिंग कैन रिप्लेस इट, राइस एंड करी जो है वो मेरा फेवरेट डिश है, और इसको कोई भी बदल नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ है, पार्ट ए में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज राइट हो जाएगा, और आर रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए, क्यों आना चाहिए समझ में आया, क्योंकि ये एक दोनों दोनों मिला के एक ही डिश का नाम है, कंप्लीट डिश है, तो जब एक डिश का नाम है तो क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7, फिनलैंड इज हैप्पियर देन ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो फिनलैंड है, फिनलैंड
वो दुनिया की सबसे खुश कंट्री है। क्या है वो? दुनिया की सबसे खुश कंट्री है। अब जरा देखिए, जो फिनलैंड है, समझिएगा, आपको एक चीज समझाता हूं, बस मुझे बताइए, जो फिनलैंड है, फिनलैंड क्या वो दुनिया में शामिल है कि नहीं है? दुनिया में जितने कंट्रीज हैं, मान लीजिए जितने भी हैं, 300 500 जितने भी हैं आपकी कंट्रीज, है ना, मैं भी डाटा की बात नहीं कर रहा हूं, फिनलैंड में, सॉरी, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें तो एक फिनलैंड भी है। और उस जो जो फिनलैंड है वो दुनिया के सारे कंट्रीज के समूह में शामिल है कि नहीं है, उनके ग्रुप में शामिल है कि नहीं है ना, क्योंकि वो भी तो एक कंट्री है। और हम उसको उसी सब में से सबसे हैप्पीएस्ट बता दिए, मतलब सबसे खुश बता दिए। समझिएगा, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को जिस समूह में वह खुद भी शामिल है, उस पूरे समूह में सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे खुश, सबसे नाराज, सबसे दुखी, ऐसे सारी चीजें बता दें, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं किसका? सुपरलेटिव डिग्री का। किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहां पर देखिए जरा, सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे क्या बोला गया? देन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, देन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जितने कंट्रीज हैं उसमें तो एक कंट्री तो आपका फिनलैंड भी है, और वो उन सारे दुनिया के सारे कंट्रीज में शामिल है कि नहीं है ना? जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए राम, इस क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें एक राम भी है, और मैं राम को क्लास का सबसे अच्छा बता दूं, सबसे अच्छा स्टूडेंट बता दूं, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब पूरे पूरे क्लास में राम क्या है? सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, और वो उसी क्लास का मेंबर है कि नहीं है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु उसी ग्रुप का मेंबर हो और उसको उसी ग्रुप में सबसे अच्छा या सबसे बुरा या सबसे खराब, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे खुश बता दिया जाए, वहां पे हम प्रयोग करते हैं किसका? सुपरलेटिव डिग्री का। और जो सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपको हमेशा पता होगा कि कहां से शुरू होता है? आर्टिकल द से शुरू होता है। किस शुरू होता है? द। आर्टिकल द से शुरू होता है। और इसके बाद क्या आता है? अगर वो एडजेक्टिव एक सिलेबल में कंप्लीट हो रहा हो, किसमें? एक सिलेबल में कंप्लीट हो रहा हो। मान लो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग, तो एक सिलेबल में कंप्लीट हो रहा है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका? स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। सिलेबल कैसे चेक करते हैं अपन? बस कुछ नहीं करना है, अपने को ऐसे मुट्ठी बनाना है और यहाँ पे रखना है, और उस एडजेक्टिव को उच्चारण करके देखना है। बोलिए स्ट्रॉन्ग। क्या बोलिए? स्ट्रॉन्ग। तो एक बार टच हो रहा है ना आपका चिन्ह, और आपका जो फिस्ट है वो एक बार टच हो रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? उसमें ईएसटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ईएसटी। और अगर एक से अधिक बार टच होगा ये और ये दोनों, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं? पहले मोस्ट लगा देते हैं सुपरलेटिव में। मैंने बोला ब्यूटीफुल, 3 बार टच हुआ, ब्यूटीफुल, कितने बार टच हुआ? 3 बार टच हुआ, तो क्या आ जाएगा? मोस्ट आ जाएगा। द के बाद क्या आ जाएगा? मोस्ट आ जाएगा, और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। और चूंकि स्ट्रॉन्ग में एक ही बार टच हो रहा था, स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे हमने क्या लगा दिया था? ईएसटी। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री 10 से शुरू होता है, और उसके बाद मोस्ट आएगा। कब आएगा मोस्ट? जब अगला आने वाला जो एडजेक्टिव है वो एक से अधिक लेवल में कंप्लीट हो रहा हो, है ना। लेवल का मतलब होता है शब्दांश, तो वहां पे क्या लगा देते हैं अपन? द मोस्ट ब्यूटीफुल। और जब एडजेक्टिव एक ही लेवल में कंप्लीट हो जाए, केवल केवल एक लेवल में, जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एक लेवल में कंप्लीट हो गया, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं? सफिक्स ईएसटी। क्या लगा देते हैं? ईएसटी लगा देते हैं। तो यहां पर जरा देखिए, फिनलैंड इज द हैप्पियर। अब बोल के देखो जरा, हैप्पी बोल के देखो, हैप्पी बोलो, हैप्पी। एक बार में टच हो रहा है, ठीक है, तो एक बार में टच हो रहा है, तो इसके बाद क्या लगा देना है अपने को? द। और हैप्पी क्या हो जाएगा? हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट, ठीक है। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री, कंट्री, ठीक है, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा? ये हैप्पियर यहां से हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हैप्पियर यहां से हट जाएगा। फिनलैंड इज हैप्पियर देन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन द वर्ल्ड हो जाएगा, तो इसका अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहीं पर बात हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हैप्पियर क्या हो जाएगा? द हैप्पीएस्ट। ये पूरा पूरा सेंटेंस ही आप ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखते हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? आफ्टर द पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब समझते हैं? महामारी। क्या होता है ये? महामारी। अभी आया था ना कोरोना वायरस, वो तो पेंडेमिक था, महामारी था। आफ्टर द पेंडेमिक माय ग्रैंडमदर डिसाइडेड दैट शी विल स्पेंड हर रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन द विलेज। अब देखिए जरा, आफ्टर द पेंडेमिक, महामारी के बाद
मेरी ग्रैंड मदर ने, मेरी ग्रैंड मदर ने मतलब दादी ने सोचा कि अब वो अपना बाकी का बचा जीवन कहाँ निकालेंगी, विलेज में, कहाँ पर, गांव में गुजारना चाहती हैं अपने बाकी का बचा जीवन। तो आफ्टर द पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद माई ग्रैंड मदर डिसाइडेड दैट, क्या, सी विल स्पेंड, कि अब वो स्पेंड करेंगे क्या, हर रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, ठीक है, इन द विलेज। अब यहां पर समझिएगा रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग, रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग, यहां पर समझिए दो वर्ड्स हैं, रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, बचा हुआ, क्या होता है, बचा हुआ, बचा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, बचा हुआ, बचा हुआ, या आप उसको क्या बोल सकते हैं, शेष बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शेष बोल सकते हैं, बचा हुआ या शेष बोल सकते हैं। तो मेरी दादी माँ ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो अपना शेष जीवन, जो बचा हुआ जो जीवन है, कहाँ गुजारेंगी, अपने गांव में, कहाँ पर, अपने गांव में। तो या तो यहाँ पर आप रेस्ट ऑफ लिख लीजिए या तो आप रिमेनिंग लिख लीजिए, दोनों में से एक लिख लीजिए, ठीक है। शी विल स्पेंड हर रेस्ट ऑफ लाइफ इन हर विलेज, और क्या हो जाएगा, शी विल स्पेंड, ठीक है, हर रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। यहाँ पर या तो रेस्ट ऑफ रहेगा या तो आपका रिमेनिंग रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेंगे, एक बार में दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्या होता है, दोनों का मतलब एकदम सेम होता है। तो या तो आपका रेस्ट ऑफ लाइफ इन हर विलेज हो जाएगा या तो फिर स्पेंड हर रिमेनिंग लाइफ इन हर विलेज हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ है, पार्ट सी में, किसमें, पार्ट सी में गड़बड़ है, ठीक है। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से एक बार में सेंटेंस में एक ही आएगा, एक ही आ सकता है, ठीक है। नीदर द पेरेंट्स नॉर द टीचर्स आर अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ना तो शिक्षक, ना ही उनके पिता, सॉरी मतलब माता पिता, ना ही उनके अभिभावक और ना ही उनके शिक्षक क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट को समझ रहे हैं। ना तो उनके अभिभावक समझ रहे हैं, ना ही उनके शिक्षक उनको समझ रहे हैं। किसको, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, ध्यान रखिएगा। नीदर द पेरेंट्स नॉर द टीचर आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नीदर नॉर क्या हो जाएगा, ये नीदर नॉर। आपको पता है नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट, ये जो नीदर नॉर है ना, ये होते हैं आपका कंजंक्शन। क्या होता है ये आपका कंजंक्शन होता है, क्या होता है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन भी कौन सा कंजंक्शन, तो ये होते हैं आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन होते हैं आपके, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया है कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन एक पंडित है। क्या है कंजंक्शन आपका, कंजंक्शन एक पंडित है, पंडित, इसको क्या बोलते हैं हम, पंडित बोलते हैं। ये है आपका पंडित। मैंने बताया है अगर किसी लड़के को शादी करना हो तो वो घोड़ी लेकर के तो मंदिर नहीं चला जाएगा कि लीजिए पंडित जी, लीजिए घोड़ी है ये हमारी, शादी करा दीजिए हमारा, बात गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो पंडित जी दो समान चीजों को जोड़ेंगे ना, वो भी मनुष्य होना चाहिए और ये भी मनुष्य होना चाहिए। ये लड़का तो मनुष्य है पर वो जो घोड़ी है वो मनुष्य थोड़ी है, तो आप क्या लाएंगे उसके बदले, लड़की लाएंगे। तो कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए ना कि ये भी मनुष्य और ये भी मनुष्य, दो समान चीजों को जोड़ने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है आपका कंजंक्शन। जैसे पंडित दो समान चीजों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, वैसे कंजंक्शन भी दो समान चीजों को जोड़ता है। नीदर द पेरेंट्स नॉर द टीचर। अब यहाँ पर देखिए पेरेंट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स एस लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टीचर लगा हुआ है। क्या लगा है, टीचर लगा हुआ है। ये तो गड़बड़ बात है भाई। तो यहाँ पर भी क्या लगाना होगा हमको, टीचर्स लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टीचर्स लगाना होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये दो बराबर चीजों को जोड़ेंगे। जब यहाँ पे हो रहा है ना तो अभिभावक ना ही शिक्षक गण, ना तो अभिभावक गण ना ही शिक्षक गण, तो भैया जब यहाँ पर अभिभावक के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, पेरेंट के साथ पेरेंट्स लगा हुआ है, तो यहाँ भी टीचर के साथ क्या रहेगा, टीचर्स रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भैया जोड़ किस तरह है, कंजंक्शन से, पंडित से, तो पंडित तो दो बराबर चीजों को ही जोड़ेगा ना, ध्यान रखिएगा। तो पेरेंट्स जब प्लूरल है तो यहाँ पर टीचर्स भी क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। कंजंक्शन हमेशा दो बराबर चीजों को ही जोड़ता है। कौन से पार्ट में गड़बड़ है, तो पार्ट बी में। कौन से पार्ट में, पार्ट बी में। यहाँ तो एस लगा था पर यहाँ पर एस नहीं लगा था। और देखो यहाँ पर एस लगाना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि 10th क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ है ना, स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, मतलब जो 10th क्लास है उनके बच्चों का। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि सर यहाँ से एस हटा दीजिए, तो भैया एक ही अभिभावक थोड़ी होंगे 10वीं क्लास के सारे बच्चों के, होंगे क्या, नहीं होंगे। 10वीं क्लास के सारे बच्चों के एक ही अभिभावक होंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बस एस जोड़ देंगे, क्योंकि ना तो उनके अभिभावक समझ रहे हैं ना तो उनके शिक्षकगण समझ रहे हैं, ना ही एक ही शिक्षक भी नहीं होगा 10वीं क्लास का ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन एस लगाएंगे, बात खत्म
इसमें पार्ट बी में एरर हो जाएगा। आते हैं अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? आई डोंट हैव मच टाइम, आई हैव फ्यू टाइम टू कंप्लीट माई वर्क। मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा ही समय है, बहुत कम समय है जिसमें मुझे क्या करना है, अपने आप को, अपने काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, आई हैव फ्यू टाइम टू कंप्लीट माई वर्क। समझिएगा क्या बोला गया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे पास बस थोड़ा सा समय है कि मैं इस काम को कंप्लीट कर पाऊं। अब जब मुझे बताइए टाइम, टाइम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? टाइम, टाइम है अनकाउंटेबल। कैसे अनकाउंटेबल है? ऐसी चीजों का नाम जिसको छोटे या बड़े आकार में उसी नाम से जाना जाता होगा। 1 मिनट भी टाइम है, 1 घंटा भी टाइम है, 1 दिन भी टाइम है, 1 महीना भी टाइम है, 1 साल भी टाइम है, 1 हफ्ता भी टाइम है। ठीक है, 10 साल भी टाइम है, 50 साल भी टाइम है। तो छोटा या बड़ा कहला तो टाइम ही रहना। जैसे कि 50 रुपए भी मनी था, 1 लाख भी मनी था, मनी कहला रहा है ना। वैसे ही टाइम, छोटा हो कम हो तो भी हम टाइम बोल रहे हैं, बड़ा हो ज्यादा हो तो भी हम टाइम बोल रहे हैं। तो टाइम क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है टाइम? अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर है बात? और अनकाउंटेबल नाउन क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा को ज्यादा बताने के लिए, अब गिन तो सकते नहीं तो हम संख्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मात्रा बोलेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा को ज्यादा बताने के लिए, क्या बताने के लिए? अधिक बताने के लिए, अधिक, अधिक बताने के लिए क्या आता है? क्वांटिफायर आता है। हमेशा जो क्वांटिफायर आता है वही तो क्वांटिटी को बताते हैं ना। तो अधिक बताने के लिए क्या आता है? मच आता है। क्या आता है? मच आता है। देखो क्या बोला है, आई डोंट हैव मच टाइम। ठीक तो है, टाइम के पहले क्या हुआ है? मच। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो ज्यादा को बताने के लिए क्या आ रहा है? मच आ रहा है। और अनकाउंटेबल नाउन में कम को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? कम को बताने के लिए क्या आता है पता है? लिटिल आता है। क्या आता है? लिटिल आता है। फ्यू नहीं आता है, क्या आता है? लिटिल आता है। और यहाँ पर देखो अनकाउंटेबल के लिए क्या आ रहा है? मच। और मैनी भी होता है ना, एक क्या होता है? मैनी। और ये आता है काउंटेबल के लिए। किसके लिए? जब काउंटेबल नाउन को ज्यादा बता रहा हूं। मैं बोला मेरे पास बहुत सारे पेन है, मैं पेन को गिन सकता हूँ, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 10 पेन। हाँ जी, गिन सकता हूँ। तो मैं बोलूँ मेरे पास बहुत सारे पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव मैनी पेन्स। क्या बोलूंगा मैं? आई हैव मैनी पेन्स। और यहाँ पर मैं टाइम को नहीं गिन सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? मच टाइम। मैं क्या बोलूंगा? मच टाइम। अधिक बताना हो तो। और जब कम बताना हो तो काउंटेबल को कम बताने के लिए, किसको? काउंटेबल को कम बताने के लिए क्या आता है? फ्यू आता है। क्या आता है? फ्यू आता है, जो कि काउंटेबल नाउन को कम बताता है। मैं बोला कि मेरे पास एकाक दो ही पेन है, पेन को गिन पाऊंगा ना मैं, तो काउंटेबल है। मैं बोला एकाक दो ही पेन है, मतलब थोड़े से पेन है। क्या बोलूंगा? आई हैव फ्यू पेन्स। क्या बोलूंगा? आई हैव फ्यू पेन्स। और यहाँ पर देखो, जब टाइम तो अनकाउंटेबल है, यूसी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? लिटिल आएगा, ना कि फ्यू। फ्यू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी काउंटेबल के साथ क्या आता है? मैनी। पर यहाँ पर टाइम क्या है? अनकाउंटेबल। तो क्या आया है? देखिए मच आया हुआ है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर देखिए टाइम के पहले क्या आ गया है? फ्यू आ गया। क्या आ गया? फ्यू आ गया। मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय है क्या करने के लिए? इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आई हैव लिटिल टाइम, नॉट फ्यू। क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिटिल। आई हैव लिटिल टाइम टू कंप्लीट माई वर्क। कौन से पार्ट में गड़बड़ है? पार्ट सी में। समझे बात को? ठीक है, देख लीजिए जरा एक बार, मैं तब तक पानी पी लूं थोड़ा, देखिए जब तक। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क अ लॉट इन द फील्ड, FIELD, फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, या फिर काश, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तब मैं क्या करता? आई वुड वर्क अ लॉट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तब मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करता। मैं अभी भारत का प्रधानमंत्री हूं क्या? नहीं हूं भैया, है ना। दिख रहा है साफ साफ, प्रधानमंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी है। अभी मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि काश अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, कहाँ का? भारत का प्रधानमंत्री होता, तो मैं क्या करता? तब मैं बहुत काम करता। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब भी इमेजिनरी सेंटेंस है, ये इमेजिन तो कर रहे हैं ना अपन, अगर होता, पर मैं हूं क्या? नहीं। मैं इमेजिन ही तो कर रहा हूं। जब भी सेंटेंस इफ से शुरू हो, किससे? इफ से शुरू हो, इफ आई वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे कभी भी वॉज नहीं आता आई के बाद,
हालांकि आई के बाद तो वॉज आता है, पर इमेजिनरी सेंटेंस में नहीं आता है, समझिएगा। आई के साथ कभी भी इमेजिनरी सेंटेंस नहीं आता है, ठीक है। मतलब आई के साथ कभी भी इमेजिनरी सेंटेंस में वॉज नहीं आता है। इफ आई वॉज नहीं होता है, क्या होता है, ये वर होता है। अब आप बोलेंगे सर आई के साथ तो वॉज आता है, हाँ, तो वो होता है टेंस में। पर जब हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं तो जो कि शुरू होता है किससे, इफ से, और फिर सब्जेक्ट, और फिर हमेशा क्या आता है, वर। क्या आता है, वर। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क अ लॉट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। समझे बात को। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं बहुत काम करता, कहां पर, शिक्षा के क्षेत्र में, ये कहा जा रहा है। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ है, पार्ट ए में, क्योंकि यहां पर देखिए एकदम साफ साफ बहुत सही दिख रहा है, पर ये इमेजिनरी सेंटेंस है, शुरू किससे हो रहा है, इफ से। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो, अगर काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो, ऐसा सेंस आ रहा है। तो कभी भी यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। इमेजिनरी बनता है वर से, ना कि वॉज से, ध्यान रखिएगा एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। किस पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इट्स वेरी बैड टू एब्यूज समवन ओल्डर देन यू। यह बहुत गलत बात है कि आप अपने से किसी बड़े को गाली दो। यह बहुत गलत बात है कि आप अपने से किसी बड़े को गाली दो। अब जरा समझिएगा यहां पर, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या है, आपके पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, सारे पर्सनल प्रोनाउन है। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे ही शी इट थर्ड पर्सन। तो आई मैं, और कोई चीज मेरा है तो क्या बनता है, माय। क्या बनता है, माय। ठीक है, ही, दे, ठीक है, दे, ही, शी और इट। आई मैं, और कोई चीज मेरा है तो क्या हो जाएगा, माय। वी मैं, मतलब हम, तो कोई चीज हमारा तो क्या हो जाएगा, अवर। यू तुम, कोई चीज तुम्हारा है तो क्या हो जाएगा, योर। दे वे, कोई चीज उनका तो क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, ही वह, कोई चीज उनका है तो क्या हो जाएगा, उसका, उस लड़के का क्या हो जाएगा, हीज। सी वह लड़की, और कोई चीज उस लड़की का क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट मतलब वस्तु, मैंने बोला इस पेन का कैप, इस पेन का कैप, तो इस वस्तु का बोल रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा, इट्स। क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट्स। तो मतलब इस वस्तु का, तो क्या बोला जा रहा है, इट्स वेरी बैड, इस वस्तु का बहुत गंदा है। इस वस्तु का बहुत गंदा है कि यह बहुत गंदा है। समझिएगा, एक होता है आपका ITS, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला, जो कि होता है पजेसिव केस। कौन सा केस होता है, पजेसिव केस। का बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए, का बोलने के लिए, इस वस्तु का मालिकाना हक जताने के लिए। और एक होता है IT'(S). क्या होता है एक IT'(S)? इसका मतलब होता है इट इज। क्या होता है, इट इज, या फिर इट हैज होता है, इट इज या इट हैज होता है। तो बताओ क्या है, यह बहुत बुरी बात है कि आप अपने से बड़े किसी को गाली दो। उसका बहुत बुरी बात है कि यह बहुत बुरी बात है, तो इट इज आएगा। क्या आएगा, इट इज वेरी बैड। तो ये वाला इट्स आएगा, ना कि ये वाला। ये वाला तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उस वस्तु का हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इट इज आना चाहिए था, इट इज वेरी बैड, यह बहुत बुरी बात है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, IT, ये नॉर्मल ITS वाला नहीं आएगा इट्स, यहाँ पर IT'(S) वाला इट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, IT'(वाला इट्स यहाँ पर आ जाएगा। कौन से पार्ट में गड़बड़ है, तो पार्ट ए में गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है, पार्ट ए में गड़बड़ है। समझे बात को, ठीक है। ये देख लीजिए जरा, आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। किसमें आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 में। आर रेड एंड ब्लू काइट वर फ्लाइंग इन द स्काई। आर रेड एंड ब्लू काइट, ठीक है, वर फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहां पर देखिए क्या गड़बड़ है, साफ साफ दिख रहा है, जो मैंने आपको राइस एंड करी वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना। यहां पर पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ए। क्या लिखा हुआ है, ए, मतलब एक बात की जा रही है, एक लाल और नीला पतंग। देखिए एक ही है ना, एक पतंग है जो कि आधा लाल है और आधा नीला। पतंग उड़ाए बचपन में, जो पेपर वाला जो पतंग आता था, जो कागज वाला, तो ऊपर में आधा अलग कलर होता था और आधा नीचे अलग कलर होता था। तो क्या बोला जा रहा है, आ रेड एंड ब्लू, एक लाल और नीला। आ मतलब एक लाल नीला, कैसा, लाल नीला, एक लाल नीला पतंग कहां पे उड़ रहा है, इन द स्काई, आसमान में उड़ रहा है। कहां उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है। तो यहां पर देखिए वर,
WERE, वर हमेशा आता है प्लूरल नाउन के साथ। किसके लिए आता है ये? प्लूरल नाउन के लिए। पर यहाँ तो एक ही पतंग है। कैसी पतंग है? एक ही पतंग है, काइट। काइट नाउन है ना यहाँ पर, तो काइट कैसा है? अ रेड एंड ब्लू काइट। तो एक आधा लाल और आधा नीला पतंग। जब एक ही पतंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज, ना कि वर। क्या आएगा? वॉज आएगा, ना कि वर। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में गड़बड़ है? तो पार्ट बी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। वही राइस एंड करी वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर एलिफेंट एट द जू बट देयर इज नो लॉयन। जू में क्या है? एक एलिफेंट है पर वहां पर एक भी शेर नहीं है। अच्छा बताओ, एलिफेंट है, एलिफेंट मतलब एक हाथी की बात हो रही है ना? एक हाथी, एक हाथी हो रही है ना? एक हाथी के लिए कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या? आर किसके लिए आता है? आर प्लूरल है। प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए। पर हाथी तो एक वचन में ना, एक ही आती है। 10 हाथी है क्या? एक ही आती है। तो आर आता है प्लूरल के लिए और इज आता है सिंगुलर के लिए। किसके लिए आता है ये? सिंगुलर के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं इन क्वेश्चंस में, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ, देयर इज करेक्ट हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। देयर इज अ एलिफेंट एट द जू बट देयर इज नो लॉयन। उस जू में, यहां पर इस जू में एक हाथी है पर एक भी शेर नहीं है। कौन से पार्ट में गड़बड़ है? पार्ट ए में गड़बड़ है। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15। ऑन द टाइम ऑफ माय फ्रेंड्स मैरिज सेरेमनी द पुलिस केम एंड अरेस्टेड द पीस। ऑन द टाइम नहीं होता है, वो एट द टाइम होता है। क्या होता है? एट द टाइम होता है। ऑन द टाइम कभी भी नहीं होता है। क्या होता है? एट द टाइम होता है। उस स्पेसिफिक निश्चित पॉइंट टाइम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पॉइंट टाइम की बात की जा रही है। ऑन द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ माई फ्रेंड्स मैरिज सेरेमनी द पुलिस केम एंड अरेस्टेड द प्रीस्ट। मेरे दोस्त के शादी, मैरिज सेरेमनी में, है ना, शादी समारोह में कौन आती है? पुलिस आ गई और उसने क्या कर दिया? जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उसको उसने अरेस्ट कर लिया। किसने? पुलिस ने। बताओ क्या दिन आ गए हैं, पुजारी को भी अरेस्ट कर लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑन की जगह पे क्या आता है? एट। कभी भी ऑन द टाइम नहीं होता है, एट द टाइम होता है। क्या होता है? एट द टाइम। जब आप किसी एकदम पॉइंट टाइम की बात करते हैं, उसी समय पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, तो क्या होता है? एट द टाइम होता है। क्या होता है? एट द टाइम, उस समय, है ना। कौन से पार्ट में गड़बड़ है? तो पार्ट ए में गड़बड़ है, याद रखिएगा। ऑन, एट, ये सारे प्रीपोजिशन है। मैंने प्रीपोजिशन का यूज पढ़ा रखा है, हालांकि ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाए हैं। ऑनलाइन वालों के लिए मैं जल्दी ही वीडियो इस पर ला दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं भैया जरा, यहाँ पर देखो फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर देखिए कहां से क्वेश्चन? फिगर ऑफ स्पीच से है, अलंकार से यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं ना, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन हर फेस, देखिए ये लाइन है, हर फेस एसएल लाइक, हर फेस एसएल लाइक। अब एसन, एसन समझते? एस, राख। जो उसका जो चेहरा है वो कैसा दिख रहा है? राख की तरह। जो उसका चेहरा है वो कैसा दिख रहा है? राख की तरह, मतलब वो बूढ़ी हो गई है। जब जवान रहते हैं तो जलती हुई अग्नि की तरह चेहरा दिखता है, वैसा बताया जा रहा है। और जब वो बूढ़ी हो गई है तो अब वो अग्नि है, वो बूझ गई है, अब वो राख की तरह दिख रहा है, मतलब पूरी उसकी जवानी ढल चुकी है, ऐसी बात की जा रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हर फेस एसएल लाइक। यहाँ पे क्या हुआ है? लाइक। जब भी किसी सेंटेंस में लाइक दिखे, क्या दिखे? लाइक दिखे या एज दिखे, क्या दिखे? लाइक या एज। जब भी लाइक या एज से किसी चीज को बताया जाए कि उसका चेहरा उसकी तरह दिख रहा है, उसका मुंह उसी तरह दिख रहा है, उसकी आंखें उसकी तरह दिख रही है, तुम्हारी आंखें झील की तरह है, ठीक है, तुम्हारी चेहरा, तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद की तरह है, ऐसे करके जब भी दिखे उसकी तरह लाइक और एज जब भी सेंटेंस में दिखे, तो जब भी वहां पे फिगर ऑफ स्पीच की बात होगी तो वहां पे क्या आता है? सिमिले। क्या आता है वहां पे? सिमिले आता है, ठीक है। कौन सा पार्ट? पार्ट ए। जब भी आपको लाइज और लाइक और एज दिखे, सो को नहीं मानना है ना, सो में कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लाइक और एज ऑथेंटिक मान के चलिए, कभी कभी सो भी, सो में भी क्या होता है? सिमिले होता है, लेकिन कभी कभी सो में मामला गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लाइक और एज को मान के चलिए, जहां भी आपको लाइक और एज दिखे वहां पर सिमिले है, बाकी जहां पे सो आएगा तो वहां पर सोच समझ के आप आंसर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, मेटाफर और सिमिले के बीच में। तो क्या आएगा यहाँ पर? सिमिले आएगा। ये आपके फिगर ऑफ स्पीच से है। कहां से? इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच से ये क्वेश्चन है, ठीक है। शिक्षक भर्ती वालों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं 17वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखते हैं? 17वां प्रश्न देखते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन एज द लेट विंटर्स मून, मतलब देर
ठंड के रात की चांद की तरह, मतलब जो पीले रंग का जो चांद निकलता है उसकी बात हो रही है। बहुत ठंड के दिनों में रात में बहुत देर में चांद निकलता है, हल्का पीला टाइप का, तो उसकी तरह है। क्या है? एज अ लेट विंटर्स मून, जो भी है व्यक्ति वो क्या है, उसकी तरह है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एज आ रहा है, क्या आ रहा है, एज आ रहा है। जब अपन फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको, क्या लाइक और एज का बताया था ना मैंने, जहां भी लाइक और एज हो वहां पे क्या होता है आपका, सिमिले होता है। क्या होता है वहां पे, सिमिले होता है। और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, एज आ रहा है, क्या आ रहा है, एज आ रहा है, मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, सिमिले। उसका जो चेहरा है, मान लीजिए, फिर चेहरे की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो कैसा दिख रहा है, लेट विंटर्स मून, देर रात, देर ठंडी के रात के पीले चांद की तरह हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 18वां देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको, अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है जो कि इसको रिप्लेस कर पाए, सब्सटीट्यूट कर पाए। डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड? आप देखिए, डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड। आपको बस मैं एक चीज बताता हूं, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं ना, WH वर्ड्स जो W और H से शुरू होते हैं, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, कहां पर, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, कहां पे आते हैं, स्टार्टिंग में, पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, और इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है, क्या रहता है, कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो ये क्या बन जाते हैं आपके, ये क्या बन जाते हैं आपके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या बन जाते हैं आपके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। क्या बन रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है, और समझिएगा जरा, जब WH वर्ड, जब WH वर्ड, कौन, यही सेम WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आते हैं, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोले गए, या किसी भी दो सेंटेंस के जब ये बीच में आते हैं, कहां पे आते हैं, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में आते हैं, तब ये होते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। को क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। और जब ये दो सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे, या फिर किसी वाक्य के चलते हुए के बीच में आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा ये, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फिर वहां पर, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर ये वेयर यहाँ पे आ जाता, यहाँ पर वेयर हो जाता, WHER वेयर, तब तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता, तो कोई दिक्कत नहीं था। पर चूंकि ये देखिए वाक्य के बीच में आया है, कहाँ पे आया है, बीच में आया है, तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। और जब डज हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, हट जाता है, तो आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस लगता है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एस। तो क्या हो जाएगा, ये रिसाइड्स, क्या हो जाएगा, रिसाइड्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, डू यू नो वेयर शी रिसाइड्स। ठीक है, यहाँ पर डज था इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया था, क्योंकि डज खुद फिफ्थ फॉर्म है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया था, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन चूंकि यहाँ पर अपन डज को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन था। कौन सा प्रोनाउन था, रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं। जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में रहता है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहता। समझे बात को, पर ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो क्या हो जाएगा, वेयर सी रिसाइड्स, ये हो जाएगा, ये वेयर सी रिसाइड्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझे बात को कैसे बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हमारा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। देखो ये लिखा हो गया है, अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी। जब आप एक बड़े सफर में होते हैं, तो जो आप छोटा सा जो स्टे लेते हैं, रुकते हैं, ठहराव लेते हैं कहीं पर, उस ठहराव को क्या कहा जाता है। ठीक है, टेंट, तंबू, तंबू नहीं कहते भैया। ठीक है, सागा, सागा भी नहीं कहते भैया। रिफ्यूजी, शरणार्थी भी नहीं कहते भैया। क्या कहते हैं उसको, स्टॉप ओवर। क्या कहते हैं उसको, स्टॉप ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको, स्टॉप ओवर कहते हैं, सागा भी नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, जब आप किसी लंबे सफर में कहीं पर छोटा सा ठहराव लेते हैं, कहीं पर थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं, बढ़िया एक आध घंटा रुकते हैं कहीं पर, वो कहलाता है आपका क्या, स्टॉप ओवर। क्या कहलाता है, स्टॉप ओवर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 90 और फाइनल हमारा देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिस बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है, इज कोलोसल एंड इट कैन होल्ड अ विलेज पॉपुलेशन। कोलोसल का मतलब क्या होता है पता है, बहुत बड़ा। क्या होता है, बहुत बड़ा, बृहद या विशाल।
बृहद या विशाल। ये जो बिल्डिंग है वो क्या है, बहुत विशाल है, जिसमें पूरे पूरे गांव के क्या हो सकते हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या आ सकती है उस बिल्डिंग में। टेम्पररी कभी कभार नहीं होगा, इसका क्या ढूंढना है भैया आपको, अप्रोप्रिएट मीनिंग ना, मीनिंग मतलब वही सिनोनिम ढूंढना है, मीनिंग ढूंढना है। पन्नी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है इसका मतलब, छोटा। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। पन्नी का मतलब क्या होता है, नन्हा। क्या होता है, नन्हा या छोटा। टेम्पररी मतलब ऐसे नॉर्मल, टेम्पररी जो चलता है कभी कभार वाला। वेरी ह्यूज क्या हो जाएगा इसका, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। ठीक है, कोलोसल, एक वर्ड याद रखिएगा, क्या, कोलोसल, COLOSSAL, क्लोजल, बहुत बड़ा या विशाल होता है इसका मीनिंग। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका अर्थ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। समझे। तो ये थे आपके 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आपको इन प्रश्नों को देख करके जाना है। ठीक है, हालांकि इस प्रकार से भले ना पूछे, पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो फिर अपन आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे क्लास, जाते थे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।